जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस जो हमारी चली एक सीरीज चल रही है उसमें हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट को लेकर, संसद को लेकर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पीठासीन अधिकारी को लेकर बात किया था कि जो हमारे संसद है उसके दोनों सदनों में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी क्या शक्तियाँ, उनको निर्वाचित कैसे किया जाता है और वे कौन होते हैं। तो इन सभी विषयों पर हमने एक तरीके से चर्चा की थी, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बड़े अच्छे से समझा था। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो आज हम बात करेंगे किसकी, संसद के सत्र की। जो सेशंस होते हैं संसद में वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम किस किस रूपों में जानते हैं। तो इसमें जैसे कि आपने कई बार शब्द सुना होगा, आहूत करना, स्थगन, सत्रावसान, विघटन। तो इन सब में क्या मेन अंतर होता है? अक्सर कैंडिडेट में से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सत्रावसान में क्या अंतर होता है, स्थगन में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या एक बेसिक अंतर है, विघटन क्या होता है, या आहूत करने का मतलब क्या होता है। तो आपने अक्सर ये पढ़ा होगा, या लोग अभी हम पीछे राष्ट्रपति को भी पढ़कर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यही चीज़ें बताई थी कि जो स्थगन होता है, या एक तरीके से कहा जा सकता है जो मैंने आहूत करना है, आहूत कौन करता है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इस चीज़ को हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था। स्थगन कौन करता है, तो अभी हमने लोकसभा के उसमें पढ़ा, अध्यक्ष वगैरह के लिए सभापति को लेकर पढ़ा, उसके कार्य जो है उसको हमने पढ़ा। तो सत्रावसान कौन करेगा, इसी तरीके से विघटन की शक्ति किसके पास है, ये सारी चीज़ों को हमने पीछे पढ़ा हुआ है। आज हम उन चीज़ों को देखेंगे एक बार फिर से, और इसके साथ ही जो एक बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन कौन से बेसिक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो संसद को लेकर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो क्लास के एंड में हम लोग यही बात करेंगे कि कौन कौन से मेनली आर्टिकल जो अभी तक हमने पढ़ा, 79, 80, 81, 82, 84, इन सब में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार उनको रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज हम बात करेंगे संसद के सत्र को लेकर, और इसमें हम कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आहूत करना है ना, इसको समझेंगे सबसे पहले कि आहूत करना क्या होगा। इसी तरीके से जो स्थगन होता है वह क्या होता है, स्थगन। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सत्रावसान क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझेंगे। और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि विघटन क्या होता है, विघटन क्या होता है, और इसको करने की विघटित करने की शक्ति किसकी है, कौन सा सदन विघटित हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो शेयर करिए जल्दी से, हम इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के। जितना शेयर करेंगे उतने ही टर्म्स और चीज़ें आपके सामने अच्छे से आती रहेंगी। तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। चलिए, तो आज हम बात कर लेते हैं आहूत करना। आहूत करने का मतलब क्या होता है बच्चे? आहूत करने का मतलब होता है कि सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। एक तरीके से इस आहूत करना मतलब ये होता है सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। आहूत करने का मतलब क्या हो गया, सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। ये क्या होता है, आहूत करना। ठीक है, यानी कि यह आदेश कौन देता है, यह आदेश देता है आपको राष्ट्रपति आदेश देता है। कौन आदेश देता है, राष्ट्रपति आदेश देता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आदेश देता है कि संसद का सत्र कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति आहूत करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मली बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है, हमारे संविधान में जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि संसद का जो सत्र है साल में 2 बार हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल है वो 6 महीने का होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों या दोनों सत्रों लिखेगा, सदन नहीं, संसद के दोनों सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच, या कह सकते हैं 2 सत्रों के बीच, 2 सेशंस के बीच जो अंतराल है वो कितने महीने का होना चाहिए, 6 माह का मिनिमम होना चाहिए। यानी कि जो अंतराल होगा संसद के दोनों सत्रों के बीच, अधिकतम जो अंतराल हो सकता है वो कितने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। यानी कि जो संसद के 2 सत्र अगर बुलाए जा रहे हैं, 2 सेशन अगर बुलाए जा रहे हैं, तो उनके बीच जो अधिकतम अंतराल है वो 6 महीने का होना चाहिए, नहीं तो 6 महीने से पहले का होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि हमारे यहाँ 3 सत्र बुलाए जाते हैं, और इनमें मिनिमम जो गैप होता है वो 3-3 महीने का गैप मेनली हो जाता है। तो जैसे कि एक जो होता है वो बजट सत्र होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसके बाद आता है मानसून सत्र आता है। कौन सा सत्र आता है, मानसून सेशन आता है, जो अब शुरू होगा। जैसे मानसून आने से ही जो है हमारे लोकसभा का सेशन शुरू हो जाता है, मानसून सत्र बोलते हैं उसको। इसी तरीके से एक आएगा शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र, शीतकालीन
सत्र आएगा, विंटर सेशन आएगा, बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ जो संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कितनी बार होती है? 3 बार होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 3 बार जो है हमारे यहाँ बैठक होती है संसद की। और इसमें हम देखते हैं कि जो बजट सत्र होता है वो कब से शुरू होता है? सबसे बड़ा सत्र सेशन कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, जो कि कब से कब शुरू होता है? फरवरी से शुरू होता है और मई तक चलता है। ठीक है, फरवरी से मई तक चलने वाला सेशन होता है बजट सत्र। बजट सत्र सबसे लंबा सेशन होता है, फरवरी से मई तक चलता है। मानसून जुलाई से सितंबर और ये नवंबर से दिसंबर। जुलाई टू सितंबर और ये नवंबर टू दिसंबर। ठीक है बच्चे, तो बजट सत्र जो है वो सबसे बड़ा सत्र होता है, फरवरी से मई के बीच चलता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र जो होता है वो नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। तो आहूत करने का मतलब है कि सभा में उपस्थित होने का आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। और ये हमारे संविधान में एक बात बोली गई है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों को जो बैठक करनी चाहिए वो कम से कम 2 बार जो है 1 साल में करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो बैठक होती है वो 3 बार होती है, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र के रूप में। तो 3 प्रकार के सेशन होते हैं। सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेशन होता है बजट सत्र और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो बजट सत्र कैसा है? सबसे बड़ा सत्र है। और सबसे छोटा सत्र कौन सा है? सबसे छोटा सत्र है हमारा शीतकालीन सत्र। ठीक है, सबसे छोटा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र। तो यहाँ पे हम आहूत करना, हम इसी चीज में ही देखते हैं कि आहूत किस में किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हम लोग देखेंगे ना, ये किस में देखेंगे? इसके लिए जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 85 है। अनुच्छेद 85 में आहूत करना, स्थगन करना, सत्रावसान, विघटन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि संसद के सत्र को आहूत करना, विघटन करना या सत्रावसान करना, ये सारे कंसेप्ट किस में बताए गए हैं? ये सभी कंसेप्ट को जो बताया गया है आपका आर्टिकल 85 में बताया गया है, अनुच्छेद 85 में समझाया गया। चलिए, तो यहाँ तक आहूत करने का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्थगन होता है वो क्या होता है। देखिए, स्थगन जो होता है वो बैठक को कुछ एक निश्चित समय के लिए स्थगित करना होता है उसे, यानी एक निश्चित समय होता है। देखिए, स्थगन भी जो है 2 रूपों में देखने को हमें मिलता है, एक निश्चित समय के लिए और एक अनिश्चित समय के लिए। इन दोनों में बस छोटा सा अंतर यही होता है कि जो निश्चित समय के लिए होता है तो इसमें टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा कि अभी जो है स्थगित किया जाता है ना। स्थगन भी जो है 2 तरीके का होता है, एक आपका जिसमें निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए होता है एक, और एक अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए होता है और एक अनिश्चित समय के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो निश्चित समय है और जो अनिश्चित समय है, यानी स्थगन का जो टाइम है एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित समय या निश्चित स्थगन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि निश्चित समय में जो पीठासीन अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी के बारे में कल की क्लास में मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाया था और बताया था कि जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे कि मान लिया कि भाई बहुत हल्ला हो रहा है ना। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब आप लोग लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी या समाचार चैनलों में क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो को खूब हंगामा होने लगता है, वो उधर से चिल्लाने लगते हैं, वो उधर चिल्लाने लगते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है। कई कैंडिडेट्स को जब मैं ये बोलता हूँ कि भाई लोकसभा टीवी देखा होगा तो कहते हैं गुरुजी से कुछ समझ में ही नहीं आता, देखेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर वो क्या क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उधर से जो कुछ बोल रहा होता है तो उधर से वो हल्ला करता है, तो उधर से वो हल्ला करता है। तो यहाँ पर जब पीठासीन अधिकारी को ये लगता है कि किसी की बात तो कुछ समझ में आ ही नहीं रही है, तो पीठासीन अधिकारी क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं बैठक को। क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। तो बैठक क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए बैठक स्थगित की जाती है। मतलब जैसे कि कर दिया कि भाई 1 घंटा, है ना, कि 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। 1 घंटे बाद फिर से जब दिमाग ठंडा हो जाए तो दोबारा से बैठक कर लेंगे। ठीक है, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित टाइम होता है। ठीक है, निश्चित स्थगन जो है एक निश्चित समय के लिए होता है। वो कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी, है ना। पीठासीन अधिकारी मतलब अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर राज्यसभा में है तो जो सभापति महोदय होते हैं
वो करेंगे। अगर इनमें से दोनों में से कोई नहीं है तो इनके उपाध्यक्ष और उपसभापति, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको समझाया अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज होता है। अनिश्चित समय का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई टाइम नहीं बताया गया है ना, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, कोई समय नहीं बताया गया, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि ये क्या एक एग्जैक्टली टाइम होगा या एक जो समय होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया है। और कोई ऐसा निर्धारित नहीं करने के बाद क्या किया गया है कि बैठक को स्थगित कर दिया गया है कि अब ये बैठक कब होगी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, स्थगित का मतलब क्या हो गया कि कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना या फिर अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर देना। और ये कौन करेगा, ये पीठासीन अधिकारी करेगा। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है, कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो कल की क्लास देख लें, अच्छे समझ में आ जाएगा पीठासीन अधिकारी कौन होता है। कोई टाइम नहीं बताते हैं, अनिश्चित काल में क्या होता है, कोई टाइम या तिथि निर्धारित नहीं होती है। स्थगन का मतलब सिंपल सा ये होता है। स्थगन का मतलब यहाँ पर जो भी काम या कार्यवाही चल रही है वो समाप्त नहीं होंगी। अब सत्रावसान को समझने के लिए और स्थगन को समझने के लिए हम सिंपल सा कर लेते हैं कि दोनों में जो है एक अंतर ले लेते हैं ना, दोनों में क्या कर लेते हैं, एक अंतर के माध्यम से इनको समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अगर किसी को रॉकेट साइंस लगे तो वही बताना क्या रॉकेट साइंस लगा था, तब उससे हम बात करेंगे। कमेंट्स में जरूर डालना अपने जो भी डाउट्स हो, यानी जो भी रॉकेट साइंस लगा हो, जो भी चीज़ रॉकेट साइंस लगी हो या ऐसा लगा हो कि ये मंगल ग्रह का है तो बता देना, है ना, कि ये मंगल ग्रह का है, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन दोनों के विषय में ना, तो थोड़ा सा यहीं पर क्या कर लेते हैं, एक अंतर कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स लेते हैं अंतर के और उसके आधार पर जो है दोनों समझ में आ जाएगा बड़े आराम से कि स्थगन क्या होता है और सत्रावसान क्या होता है। अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ बैठक को समाप्त करता है। स्थगन क्या करता है, सिर्फ बैठक को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है बच्चे, बैठक को समाप्त करता है, बैठक को समाप्त करता है, ठीक है। कौन, स्थगन क्या करता है, बैठक को समाप्त करता है। लेकिन सत्रावसान क्या करता है बच्चे, ये बैठक और बैठक को तो समाप्त करेगा ही करेगा और साथ साथ सत्र को समाप्त करता है। सत्र, जैसा कि मैंने बताया 3 प्रकार के सत्र होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र और इसके साथ साथ जो तीसरा होता है हमारा शीतकालीन सत्र। तो जो ये 3 सत्र हैं इनमें से कोई भी एक सत्र चल रहा हो, है ना, तो अगर सत्रावसान हो जाए, सत्र का टाइम खत्म हो गया, मान लो कि बजट सत्र कितने से कितने तक था आपका, फरवरी से मई तक, तो फरवरी से मई तक, मई में क्या हो गया, टाइम इसका खत्म हो गया। किसका टाइम खत्म हो गया, तो इसका सत्रावसान कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि अब जो है सत्र, और ये टाइम से पहले भी इसका सत्रावसान किया जा सकता है, सत्र को खत्म किया जा सकता है। कौन करेगा वो हम देखेंगे। तो सीधा यहाँ पे ध्यान रखिए, स्थगन का मतलब क्या हो गया कि केवल बैठक को समाप्त किया गया। किसको समाप्त किया गया, बैठक को समाप्त किया गया है। जो भी बैठक हो रही थी, हल्ला काट रहे थे सब लोग, कहा तो पीठासीन अधिकारी को गुस्सा आ गया, कहा कि चलो अब चलो सबके सब बाहर चलो, तुम लोग बस की नहीं है मीटिंग वीटिंग करना, तुम बाहर चलो। अब जो है हम क्या करेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे या फिर 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, 1 दिन बाद मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, तब बैठक होगी इस बात पर, नहीं तो सभी लोग जाओ अब यहाँ से, ठीक है। तो ये एक स्थगन हो जाता है। इसी तरीके से अगर दूसरा देखें तो यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा होता है। कौन सा स्थगन जो है किसके द्वारा होगा, जो भी सदन में चल रहा होगा, जो भी सदन में हल्ला हो रहा होगा या पीठासीन अधिकारी चल रहा होगा, तो सदन कोई सा भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, तो ये सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चे, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या फिर राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो करेंगे। अगर ये अध्यक्ष या सभापति नहीं है तो उपाध्यक्ष या सभापति जो उस समय पीठासीन के रूप में काम कर रहे हैं। तो और ये किसके द्वारा किया जाता है सत्रावसान, ये किया जाता है, अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है और मैंने राष्ट्रपति वाले में बताया कि इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चे, सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सिंपल टर्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो स्थगन होगा पीठासीन अधिकारी करेगा, सिर्फ ये बैठक को समाप्त करेगा, ये बैठक और सत्र दोनों को समाप्त कर देता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरी बात क्या होती है कि कोई भी बात चल रही है, कोई विधेयक है, कोई भी प्रस्ताव है, वो स्थगन होने के कारण समाप्त नहीं होता है। यानी कोई भी किसी भी तरीके का विधेयक लोकसभा में लाया गया, ठीक है, मान लिया कि लोकसभा की बात कर लेते हैं, एक सदन ले लेते हैं, लोकसभा है, तो लोकसभा में कोई कानून आया, कोई लॉ विधि बनाने के लिए प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव चल रहा था, उस पर हल्ला होने लगा, कोई ठीक से बात समझ में ही नहीं आ रही थी, कौन क्या कह रहा है तो या कौन क्या बोलना चाह रहा है। तो इस पर क्या हुआ कि पीठासीन अधिकारी ने सदन
का जो है स्थगन कर दिया कुछ समय के लिए या निश्चित काल के लिए कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लॉ है या जो कोई विधेयक लाया गया था या विधेयक या कह सकते हैं या प्रस्ताव कोई लाया गया, ठीक है, या कोई कार्यवाही हो रही है किसी चीज़ को लेकर, तो वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है, वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जब दोबारा से बैठक बैठेगी तो उस पर कार्यवाही वहीं से शुरू हो जाएगी, दोबारा से समाप्त नहीं होगी। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं और अक्सर हमें जो है एग्जाम्स में देखने को भी मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें हम तीसरा पॉइंट देखें तो देखिए इसमें भी जो है ये विधेयक है, प्रस्ताव है या कार्यवाही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन जब अगला सत्र बैठता है, अगला सेशन आता है, ये समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती हैं, इसमें भी नहीं होता। लेकिन अंतर क्या हो गया यहाँ पे? अंतर ये हो गया कि मान लिया कि बजट सत्र में कोई विधेयक लाया गया था, कोई प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सत्रावसान हो गया। अब सत्रावसान हो गया तो उस पर काम तो होगा ही नहीं, क्योंकि सत्र तो चल ही नहीं रहा, बैठक तो चल ही नहीं रही है। तो लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? मानसून सत्र आएगा। मानसून सत्र जब आएगा बच्चे, तो मानसून सत्र में क्या होगा कि ये जो भी विधेयक लाया गया था उस विधेयक को दोबारा से शुरू किया जाएगा। बस उसके लिए क्या करना होगा? एक नोटिस देना होगा, एक नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस में ये बात होगी कि भाई पिछले सत्र में जो ये विधेयक रह गया था, ये प्रस्ताव रह गया था या ये कार्यवाही रह गई थी, तो उसको हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा इसमें अंतर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं ये, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए और अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है सभी लोगों को। तो इसमें इन सब में भी अगर हम देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण विघटन को लेकर अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं और स्थगन को लेकर जो पहला वाला पॉइंट है इसको लेकर क्वेश्चन बनता है। दूसरे वाले को कौन करता है? सत्रावसान को भी लेकर राष्ट्रपति द्वारा होता है। इससे क्वेश्चन तो सरकारी प्रश्न है ना, अक्सर मिल ही जाता है कि सत्रावसान कौन करता है, किस सदन का या संसद में सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी क्या करता है? स्थगन करता है। क्या करता है? स्थगन करता है। वो सदन का कर सकता है ना, कोई भी सदन का कर सकता है। अगर यहाँ पे क्या हो कि पीठासीन अधिकारी संसद का स्थगन करता है तो ये लाइन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि संसद का नहीं करेगा ना, वो जिस सदन का पीठासीन अधिकारी होगा उसका ही तो स्थगन करेगा, संसद का स्थगन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो राष्ट्रपति है वो सत्रावसान करेगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके? विघटन की, जो कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। बाकी सबको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन मेरे साथ साथ कर ही लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। और मैं आप लोगों की स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा के लिए बोर्ड से थोड़ा सा हट जाता हूँ और ताकि आपको पूरा बोर्ड दिख जाया करे, जितना मुझे लगता है कि इतने में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जो विघटन है इसका सेंटर में लिख लेते हैं। विघटन क्या हो गया बच्चे? विघटन। विघटन के बारे में भी किसमें बताया गया? आपका आर्टिकल 85 में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो भाई विघटन की बात करें तो दो सदन है हमारे यहाँ, एक तो बच्चे है आपका राज्यसभा और एक है लोकसभा, ठीक है बच्चे। तो जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है? यह तो है स्थायी सदन, स्थायी सदन है। और बच्चे जब जो ये स्थायी सदन है तो स्थायी सदन होने की वजह से क्या होगा? स्थायी सदन होने की वजह से यह विघटित नहीं होगा, यह विघटित नहीं होगा। समझ गया बात? ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। तो इस चीज़ को मैंने आपको पीछे ही बताया था, जब राज्यसभा और लोकसभा के विषय में बता रहा था तब भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में, पिछली कक्षाओं में अच्छे से समझाया। जिनको नहीं समझ में आया वो पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं जरूर। लेकिन अगर हम वहीं लोकसभा की बात करें तो यह कैसा है? एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और यह अस्थायी सदन होने के कारण क्या हो जाता है? यह विघटित हो जाता है। इसके विघटित होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि एक तो यह स्वयं विघटित होता है। स्वयं विघटित होने का तात्पर्य क्या है? स्वयं विघटित होने का तात्पर्य यह है कि इसका जीवन काल पूरा हो जाए, यानी कि 5 वर्ष का इसका जीवन काल होता है, 5 वर्ष पूरे हो जाएं तो यह विघटित हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा विघटित कर दिया जाए, कुछ विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा विघटित हो जाए,
ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा विघटित हो जाता है। कौन सा सदन है जो विघटित नहीं होता है? राज्यसभा है जो विघटित नहीं होता है। लोकसभा विघटित हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये अस्थायी सदन है। और राज्यसभा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह स्थायी सदन है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग डालिए, क्या ऐसी चीज है जो आपको मंगल ग्रह की लग रही है। ठीक है, ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए कि मंगल ग्रह का है या फिर समझ में नहीं आया। तो सिंपल टर्म्स है, ठीक है, सिंपल टर्म्स है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोकसभा विघटित होती है तो यहाँ पर लोकसभा के विघटित होने का क्या प्रभाव पड़ता है। जब लोकसभा विघटित हो जाए इन दोनों में से किसी कारणों से तो क्या होगा कि लोकसभा में के जो कार्य हैं, जो कार्य हुए हैं, कार्य कौन कौन से, जैसे कोई विधेयक है या कोई प्रस्ताव है या फिर कहा जाए कि कोई संकल्प नोटिस है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। विधेयक है, कोई प्रस्ताव है या कोई संकल्प है या कोई आदेश कर दिया गया है, कुछ इस तरीके की जो अभी लोकसभा में विचाराधीन है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी स्थितियां होंगी जिन पे वो समाप्त हो जाती है। लेकिन मेनली याद रखिए जो भी कार्य होते हैं मेनली वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं अगर लोकसभा विघटित हो जाती है। तो अगर कोई भी विघटित हो जाए तो उन समय विघटन के समय, लोकसभा के विघटन के समय कोई मामला अगर राज्यसभा में है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोकसभा से गया है या फिर जो राज्यसभा से लोकसभा में आया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर कोई मामला जो राज्यसभा में ही अभी स्थिर है लेकिन अभी लोकसभा नहीं गया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है अभी हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं और अच्छे से देखेंगे यार, ये इस पर जो है क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब विघटित हो जाते हैं तो ये सारे कार्य जो है समाप्त हो जाए। कौन विघटित? लोकसभा जो है, लोकसभा में जो भी काम हो रहे होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब ये दोबारा से कब शुरू होंगे? ये तभी शुरू होंगे जब नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा आएगी। जब इसका जीवन काल खत्म हो जाएगा, जीवन काल कितना है? 5 वर्ष का मान लीजिए, तो 5 वर्ष बाद इसका जीवन काल खत्म हो गया तो इसका जब पुनर्जन्म होगा, है ना, अब पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म करने के लिए क्या करना होगा? वोट डालना होगा। वोट कौन डालेगा? तो हम लोग डालेंगे। लोकसभा के चुनाव होंगे 5 साल बाद, तो एक जो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा आएगी तो जो नई लोकसभा है ये नई लोकसभा अब क्या करेगी? एक बार फिर से बैठेगी और फिर दोबारा से इन सब विधेयकों, कार्यों, संकल्पों को पारित करेगी, धीरे धीरे करके इन सबको पारित करेगी। तो ऐसा हमें कई अधिनियम या चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो विधेयक है उनके समाप्त होने पर या विधेयक के समाप्त होने वाले जो विधेयक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है विघटन का। ठीक है, तो इधर के साइड को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, लोकसभा वाला रहने देता हूँ क्योंकि विघटित कौन होता है? लोकसभा ही होता है। तो उसके विघटित होने पर क्या प्रभाव हमें दिखाई देता है विधेयकों पर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, समाप्त होने वाले विधेयक। क्या लिख सकते हैं? समाप्त होने वाले विधेयक। जो समाप्त होने वाले विधेयक हैं इनमें क्या कंसेप्ट होगा उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या कि लोकसभा में कोई विचाराधीन है। ठीक है, क्या है? लोकसभा में कोई विचाराधीन विधेयक है, अभी लोकसभा में विचार हो रहा है। क्या हो रहा है? एक लोकसभा में कैसे है? विचाराधीन है। विचाराधीन है लोकसभा में, क्या है? विचाराधीन कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, चाहे वो क्या हुआ हो, चाहे वो लोकसभा में ही शुरू हुआ हो या फिर कहां से आया हो ये विधेयक? राज्यसभा से आया हो। बात समझ में आ गई? देखिए कोई विधेयक है जो लोकसभा में शुरू किया गया या फिर वह है विधेयक राज्यसभा में पहले लाया गया, वहां पे पारित हो गया, पास हो गया, फिर वहां से कहां आया? लोकसभा में। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होगा तभी तो कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, तभी तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो मान लिया कि लोकसभा में कोई विधेयक शुरू हुआ, ठीक है, तो वह भी समाप्त हो जाएगा जब लोकसभा विघटित होगी। अब इसके अलावा कोई विधेयक जो राज्यसभा में शुरू हुआ और राज्यसभा से कहां आया बच्चे? लोकसभा में आया, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी समाप्त हो जाएगा। उस विधेयक को भी जब दोबारा से नई लोकसभा आएगी तो दोबारा से उसे राज्यसभा में से पारित करना होगा या फिर लोकसभा में ही लाना
होगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रिवाइंड करके पीछे को नोट डाउन करिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो लोकसभा से पारित विधेयक, ठीक है, कोई क्या हो, लोकसभा है, लोकसभा से पारित हो गया कोई विधेयक, लोकसभा में लाया गया और लोकसभा से पारित हो गया। अब पारित होकर कहाँ जाएगा ये विधेयक? यह विधेयक जाएगा राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा से अभी ये पारित नहीं हुआ, राज्यसभा में क्या है, विचाराधीन है, राज्यसभा में विचाराधीन है। तो राज्यसभा में जब ये विचाराधीन है तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा से जो विधेयक पारित हुआ है वह राज्यसभा में भी विचाराधीन है, राज्यसभा को भेजा गया। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है कि वह जो विधेयक है वह भी समाप्त हो जाता है। भले ही वो लोकसभा से निकल के राज्यसभा में चला गया हो यहाँ से पारित होके, लेकिन जब यह विघटित हो जाए, लोकसभा विघटित हो जाए और राज्यसभा में विचाराधीन क्यों ना हो बच्चे, तो लेकिन वह फिर भी समाप्त हो जाएगा। तो बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट हमने ये देख लिया कि किसी विधेयक पर इसके लोकसभा के विघटित होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो संयुक्त बैठक में विचाराधीन कोई विधेयक हो, संयुक्त बैठक, सीधी सी बात है, संयुक्त बैठक हो गई। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। तो संयुक्त बैठक में कोई विधेयक है जिस पर विचार किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है ना किसी विधेयक पर, तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि यह विधेयक समाप्त नहीं होगा, यह विधेयक समाप्त नहीं होगा, इस पर विचार चलता रहेगा। लोकसभा विघटित हो जाए, नई लोकसभा आएगी तब फिर से संयुक्त बैठक पर ही उसमें आगे विचार किया जाएगा, उसके कार्रवाई को समाप्त नहीं किया जाएगा। यानी कि ये विधेयक समाप्त नहीं होता है। संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक है जिस पर विचार किया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक है और उस पर विचार किया जा रहा है, तो अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो यह समाप्त नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कोई विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा में क्या हो गया, लोकसभा कोई विधेयक जो है वो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा से पारित हो गया है, तो वह समाप्त नहीं होगा, ठीक है, वह समाप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें हम कि कोई विधेयक है राज्यसभा में विचाराधीन है। चौथा पॉइंट है विधेयक कोई वह राज्यसभा में क्या है, विचाराधीन है, उस पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। कोई विधेयक है जो राज्यसभा में विचार किया जा रहा है, वहां वो विचार किया जा रहा है लेकिन वो कहां से पारित हो चुका है, लोकसभा से पारित हो चुका है पहले, तो वो समाप्त नहीं होगा, तो वह समाप्त नहीं होगा। तो एक पॉइंट ये हो जाता है। इसी तरीके से एक पॉइंट और होता है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा गया है, दोनों सदनों से पारित हो गया है विधेयक, ठीक है। कोई विधेयक क्या हो गया है, दोनों सदनों से पारित हो गया है, कहां से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है कोई विधेयक। अब पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगा बच्चे, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अभी उसे रखा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति ने अभी स्वीकृति नहीं दी है, इतने में लोकसभा क्या हो जाए, विघटित हो जाए, तब क्या होगा, तब भी वह विधेयक क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब नहीं वाले बता रहा हूँ, ठीक है, समाप्त नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति देने से पहले राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, वो क्या कर सकता है, अपनी वीटो पावर से उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसने पुनर्विचार के लिए भेजा और उसी समय लोकसभा विघटित हो जाए, तब क्या होगा, तब भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि वह पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वह तब भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो ये कुछ प्रभाव पड़ते हैं, किस पर प्रभाव पड़ते हैं, जो विधेयक होते हैं उस पर जो है मुख्यतः हमें प्रभाव दिखाई देते हैं कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो उस पर क्या स्थितियां हमें दिखाई पड़ती हैं या क्या स्थितियां सामने बनकर आती हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए
तो संसद में कुछ संसदीय भाषा है, यानी कि मैं यहाँ तक ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई बात ऐसी हो जो कंफ्यूजिंग लगी हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि मैं उसे अगली क्लास में अच्छे से क्लेरिफाई कर सकूँ। देखिए लाइव तो हम नहीं चल रहे हैं, ताकि आप लोग जो है तुरंत अपने डाउट्स पूछ सकें, तो इस वजह से जो भी कमेंट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि लाइव चैट हमारा चलता रहता है, 9 बजे ठीक लाइव चैट आ जाता है। तो लाइव चैट में आप अपने जब भी डाउट्स हैं उसको डालेंगे तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा वहीं कमेंट में, ठीक है। लेकिन लाइव चैट ख़त्म होने के बाद आपको जब आप कमेंट करेंगे लाइव चैट में तो उसका आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, फिर उसको मैं बाद में देखता हूँ, तो अगर किसी का मुझे ध्यान रहा तो मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करता हूँ। चलिए, तो विघटन के बाद हम एक चीज़ को देख लेते हैं कि जो संसदीय भाषा है उसको लेकर अक्सर एक प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरे से भी कई बार प्रश्न पूछे हैं कई कैंडिडेट्स ने। तो संसदीय भाषा की अगर हम बात करें, संसद की भाषा की हम बात करें, संसदीय भाषा की अगर हम बात करें तो संसदीय भाषा कौन कौन सी है? 2 भाषाएं हैं संसदीय भाषा, एक हिंदी है और एक इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये दोनों ही जो है संसद की भाषा है और संविधान में इसे बताया गया है, संविधान में इसे बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश जो संसदीय भाषा है, हिंदी और इंग्लिश होगी। लेकिन पीठासीन अधिकारी जो है, पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा, उसकी मातृभाषा में बोलने के लिए अधिकृत कर सकता है, उसे अनुमति दे सकता है। मान लिया कि कोई सदस्य है, उसे ना तो अंग्रेजी आती है ना ही हिंदी आती है, वह अपने क्षेत्रीय भाषा को ही जानता है, तो पीठासीन अधिकारी उसकी बात को रखते हुए उसकी भाषा, वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। लेकिन अब ये बात आती है कि भाई औरों को कैसे समझ में आएगी, तो अनुवाद कर दिया जाता है, जो भी उन्होंने बोला है उसका अनुवाद कर दिया जाता है, जो भी मातृभाषा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो संविधान, हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में, यानी जब संविधान शुरू हुआ था तब केवल ये व्यवस्था थी कि अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेजी होगी वह संविधान के शुरू होने के 15 वर्षों तक ही रहेगी, यानी कि 1965 तक ही रहेगी। लेकिन बाद में जो है इसे आगे बढ़ा दिया गया और अभी भी वर्तमान में इसी प्रकार से बनी हुई है, हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है सेम इसी तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, संसदीय भाषा हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं आता है सदस्य को, तो पीठासीन अधिकारी के पास ये शक्ति है कि वह अब उस सदस्य को इस बात के लिए अनुमति दे सकता है कि वह अपनी मातृभाषा में भाषण दे सके। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं कि जो संसदीय कार्यवाही के कुछ प्रमुख साधन हैं, वो कौन से प्रमुख साधन है। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है उसमें कि जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है ना, प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, है ना, ऐसे जो कुछ प्रस्ताव हैं उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो आज जो बात करेंगे हम केवल प्रश्नकाल को लेकर बात करेंगे, संसदीय कार्यवाही, ठीक है, संसदीय कार्यवाही के साधन ऐसे लिख सकते हैं। जो संसदीय कार्यवाही के साधन हैं उसमें हम क्या देखते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्रस्ताव। बेसिकली इनके माध्यम से काम किया जाता है। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है, पहला घंटा होता है, और ये पहला घंटा 11 से 12 बजे का होता है, ठीक है, 11 से 12 बजे तक का होता है। इस पहले घंटे में क्या किया जाता है? इस पहले घंटे में सदस्य प्रश्न पूछते हैं। पहले घंटे में क्या होता है? जो सदस्य होते हैं वह प्रश्न पूछते हैं, सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं। एक तारांकित, अतारांकित, अक्सर ये इससे प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे आप वो यूपी टेट दे रहे हो, एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, यूपी पुलिस दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, या संघ लोक सेवा आयोग दे रहे हो। तो तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न,
कौन से बच्चे? अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसका उत्तर कैसे दिया जाता है? यही प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप में। क्या इसके लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न क्या होता है? ये माइंड में आया होगा किसी ना किसी का भी सुनते हुए। पूरक प्रश्न का मतलब ये हो गया कि आपने मेरे से कोई एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आपको जवाब दिया, अब उस जवाब में ही आपको एक और प्रश्न मिल गया और उस प्रश्न को आपने मेरे से पूछ लिया, ठीक है? तो ये चीज पूरक प्रश्न कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तारांकित प्रश्न के उत्तर हमेशा मौखिक में दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न उस पर पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अतारांकित प्रश्न के लिए क्या होता है? अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित रिपोर्ट दी जाती है। उसका जवाब जो है कैसे दिया जाता है? लिखित रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। और यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं अतारांकित प्रश्नों में, ठीक है? अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्न 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है? 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, ठीक है बच्चे? 10 दिन का नोटिस देकर इसको पूछा जाता है। अल्प सूचना वाले प्रश्न कैसे होते हैं? जिसमें 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जा रहा हो, ठीक है? 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। इसका उत्तर भी जो है मौखिक में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? मौखिक में दिया जाता है। और इसके साथ ही इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, माफ कीजिए, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्रॉस लगा लीजिएगा। पूरक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं ना, भले ही राइट निशान लगा लीजिएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है? तो अल्प सूचना वाले में 10 दिन पहले का नोटिस देकर प्रश्न पूछा जाता है और ये मौखिक में इसका उत्तर दिया जाता है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित में लिखित में दिया जाता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तारांकित में उत्तर मौखिक में दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरक प्रश्न क्या होता है वो आपको पता चल गया। और प्रश्न आवर यानी कि क्वेश्चन आवर कब होता है? 11 से 12 बजे का होता है, जब पहला घंटा होता है संसद का। उसमें सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मंत्री होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसका उत्तर देते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसको उस आधार पर जो है उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे शून्यकाल की और प्रस्ताव की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रस्ताव आपका, क्योंकि प्रस्ताव में आपने अक्सर निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ऐसे प्रस्तावों के बारे में सुना होगा। और पीछे हम लोग कई बार पढ़ के आ रहे हैं कि अगर किसी दल का या बहुमत दल का विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो इसका विश्वास मत हासिल करने के लिए वो क्या करेगा? प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव सदन में रखेगा। तो ये जो विश्वास प्रस्ताव है वो क्या होता है? निंदा प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव ये पास ना होने पर कैसे सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार कैसे गिर जाती है, तो उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसके लिए हमने सेपरेट इसीलिए एक अलग क्लास को रखा है ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए अभी जो हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो भी पार्लियामेंट को लेकर हमने अभी तक चीज़ों को पढ़ा है उसको लेकर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि कल सुझाव था, कल की कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रानी वाटिका जी का एक सुझाव था कि हमें आर्टिकल्स जो हैं एक साथ कुछ साथ में बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक दिन में बताऊंगा आर्टिकल्स तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाएगा ना, कि एक साथ ही खाली आर्टिकल रटे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोच कर मैंने क्या सोचा कि डेली जो है लास्ट में आपको कुछ आर्टिकल्स करवा दिए जाए। जैसे कि हम कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो पहला अगर हम एक अनुच्छेद देखें महत्वपूर्ण, जो संसद को ही लेकर हम बात करते हैं, केवल उसी को ही लेकर, तो जो अनुच्छेद 79 है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है, जल्दी से ये चीज कमेंट में डालिए। अनुच्छेद 79 में क्या है बच्चे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे साथ, मेरे से पहले लिखते रहिएगा, ठीक है? जिनको नहीं पता है बोलिए संसद का गठन। क्या बताया गया है? संसद का गठन बताया गया है। संसद के गठन में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है? तो ये तीन जो है
क्षेत्र आते हैं संसद के गठन में, हम लोग इनको देखते हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 80 है, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है और पढ़ाया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए आर्टिकल 80 में क्या है। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, है ना। राज्यसभा का संगठन बताया गया है, पूरा क्या कॉम्पोजिशन है उसका, है ना, कैसे कैसे राज्यसभा बनेगा, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई गई है। इसी तरीके से तीसरा अनुच्छेद देखते हैं आज का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 81 में क्या है बच्चे, अनुच्छेद 81 में फिर लोकसभा होगा। क्या है, लोकसभा का संगठन है, संगठन यानी कंपोजिशन। रटने की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि चीजों को आप जो लिंक करने की कोशिश की, 79 से शुरू होता है, संसद का गठन है। राष्ट्रपति तो बहुत पहले ही हम पीछे पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के भी आर्टिकल्स करवाऊंगा मैं एक बार। अब बात आती है राज्यसभा और लोकसभा की, और हम लोगों ने क्या देखा है कि राज्यसभा कैसा सदन होता है बच्चे, उच्च सदन होता है। तो रटिए मत, उच्च सदन है तो इसको पहले ले लेते हैं। तो 79 के बाद 80 आएगा, 80 आएगा, तो 80 में आ गया राज्यसभा। अब इसके बाद आएगा क्या, लोकसभा। लोकसभा आ गया किसमें, 81 में लोकसभा आ जाता है। तो अब इसके बाद अगला आर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, 82 को लेते हैं, एक सीक्वेंस में ले रहे हैं सभी आर्टिकल्स को, ठीक है। 82 में क्या है बच्चे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, जिनको भी पता है वो डाल सकता है, कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोकसभा है, अब क्या होगा, इसका चुनाव होगा। अब चुनाव करने के लिए सीटों का निर्धारण होगा। अब सीटों का निर्धारण कैसे होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा। तो क्या बताया गया है 82 में कि प्रत्येक जनगणना के बाद, क्या बताया गया बच्चे, प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है, सीटों का पुनर्संयोजन, सीटों का पुनर्संयोजन, ठीक है, यानी कि सीटों का निर्धारण एक बार फिर से किया जाएगा। जनगणना का मतलब क्या होगा, किस आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी आप लोग अच्छे से। देखिए लिंक हो रहा है, अच्छे से लिंक हो रहा है। संसद में राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, लोकसभा में चुनाव करवाने हैं, राज्यसभा में चुनाव करवाने हैं, तो जनसंख्या तो होनी चाहिए। तो 81 के बाद 82 में जो है जनसंख्या के आधार पर हमने सीटें बांटी हैं और सीटों पर चुनाव होंगे। तो वो सीटें कहाँ से हम निर्धारित करेंगे, जो 82 में बताया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सीटें निर्धारित की जाए। वो बात दूसरी है कि हमने कभी हर समय नहीं किया गया, तो इसके लिए कौन सा कमीशन बनाया जाता है, परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है। परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है जो सीटों का पुनर्संयोजन करता है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा नॉर्मली। इसी तरीके से अगला देखते हैं, फिफ्थ जो है हमारा अनुच्छेद 83। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर कि अनुच्छेद 83 में क्या है, आर्टिकल 83 में क्या है। तो ये मैंने आपको पीछे ही बताया है, क्या है इसमें, संसद के दोनों सदनों की अवधि। अब भाई चुनाव हो गए, सीटों का बंटवारा हो गया, लोग जो हैं वो चुनकर आ चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं। तो अब क्या होगा, उनकी अवधि तो होगी भाई, कितने समय के लिए चुनकर आए हो। तो यहाँ पर एक तो चुनाव करने के लिए हमने सीटें निर्धारित कर ली, फिर उसके बाद अब हमने जो सीटें निर्धारित की उनको जो चुना है, तो उनको जीवन काल के लिए थोड़ी बना दिया कि पूरे जीवन भर वो बने रहेंगे। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, वंशानुगत शासन थोड़ी है या राजा रानी का शासन थोड़ी है, तो सबको मौका मिलेगा। तो उसके लिए एक टाइम तो होना चाहिए कि क्या अवधि होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों की अवधि को इसमें निर्धारित किया गया है। तो क्या अवधियां निर्धारित की गई हैं कि भाई जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का जो काल होगा वो 6 साल का होगा, और प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर बच्चे, 2 वर्ष पर क्या होगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा क्या है, स्थायी है और वह कभी भी विघटित नहीं होगी। लोकसभा का जीवन काल कितना है, लोकसभा का भी जीवन काल और लोकसभा के सदस्यों का भी जीवन काल कितना है, सामान्यतः 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। तो ये चीज हमने देखा, तो यहां आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अनुच्छेद जो आपका है 84। अब अनुच्छेद 84 में क्या है, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, अगर पता है आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। क्या है कि भाई जो संसद के सदस्य हैं, है ना, इनके जो अवधि हमने निर्धारित कर दी, दोनों सदनों की अवधि निर्धारित कर दी। तो लेकिन जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सदस्यों की योग्यता क्या होगी बच्चे, सदस्यों की योग्यता। जो सदस्यों की योग्यता है
वो क्या होगी, इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो सदस्यों की योग्यता जो है हमें अच्छे से समझ में, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 84 में क्या है, सदस्यों की योग्यता। अब सीधे से वही चीज़ें लिंक हो जाती है, भाई सदस्य तो बन गए, सदस्य तो बन गए, कहाँ के, सदन के, अवधि भी निर्धारित हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो गलत तरीके से है, ये अयोग्य है। जैसे कि एक योग्यता में हमने दो चीजें देखी थी, एक तो योग्यता दो जगहों पर बताई गई है, दो स्रोत हैं, एक तो संविधान में बताई गई है योग्यता, और कुछ जो योग्यता बताई गई है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बताई गई है, ठीक है, 1951 में है। तो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें भी क्या बताया गया है, और मैंने कल आपको एक उदाहरण भी दिया था नवनीत राणा जी का, ठीक है। तो वो अयोग्य घोषित हो जाए तो इस वजह से इस तरीके से अयोग्य घोषित हो सकते हैं, यह योग्यता क्या होगी वो 84 में बताया गया। चलिए एक जल्दी से आर्टिकल बता दीजिए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या है, अनुच्छेद 85 में क्या है, अगर किसी को भी पता है तो कमेंट जरूर करें। अनुच्छेद 85 में क्या है, अभी मैंने आपको बताया, अभी पढ़ाया था। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद का सत्र कैसे होगा, स्थगन कैसे होगा, स्थगन कौन करेगा, सत्रावसान क्या होगा, है ना, सत्रावसान कैसे होगा, विघटन का जो कंसेप्ट है वो क्या होगा, ठीक है, विघटन, ये मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, विघटन। तो यह सब 85 में आ गया, ठीक है। ये इसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि सत्र स्थगन, यानी कि अब जो संसद बन गई है, सदन बन गए हैं, तो उनकी कार्रवाई किस तरीके से होगी वो चीज इसमें बताई गई है। इसके बाद 86 में क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। 86 में क्या है जल्दी से बताइए। 86 में क्या है, राष्ट्रपति का संबोधन, दोनों सदनों को राष्ट्रपति का संबोधन, रॉकेट साइंस नहीं है। अब भाई सदन बैठेगा तो पहला बैठक में क्या होता है, राष्ट्रपति संबोधित करता है नहीं करता है, तो राष्ट्रपति का संबोधन किनको, दोनों सदनों को, लोकसभा को और राज्यसभा को, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 में क्या है कमेंट में डालिए जिसको भी पता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है राष्ट्रपति का संबोधन ही बताया गया है, लेकिन यह संबोधन विशेष संबोधन होता है किसी विशेष चीजों को लेकर। तो विशेष संबोधन किसका, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, किसको, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। तो ये विशेष संबोधन को 87 में बताया गया। 86 में, 86 और 87 ये समझ लीजिए राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 79 में सदन का, संसद का गठन, क्या है, संसद का गठन है, राष्ट्रपति को पीछे पढ़ चुके हैं। तो 80 में हम पढ़ेंगे राज्यसभा, 81 में पढ़ेंगे लोकसभा। अब इनकी सीटें कैसे निर्धारित होंगी, चुनाव कैसे होंगे, तो 82 में बता दिया कि जनगणना के बाद, हर एक जनगणना के बाद सीटों का निर्धारण किया जाएगा। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो भी सदन होंगे जहां पर सीटें निर्धारित की जाएंगी उनकी अवधि क्या होगी, उनके सदस्यों की अवधि किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, तो 83 में बता दिया। 84 में यह बता दिया कि भाई जो सदस्य आएंगे उनकी योग्यता कैसे होगी, ठीक है। 85 में यह बता दिया कि भाई जो सत्र है, स्थगन है, उसमें जो कार्यवाही हो रही है, सेशन हो रहा है, सदन का जो सेशन हो रहा है, सत्र हो रहा है, उसमें क्या होगा। इसी तरीके से 86 में क्या बता दिया है, 86 और 87 में राष्ट्रपति का संबोधन बता दिया है, 87 में विशेष संबोधन को समझाया गया है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार रिवीजन भी हो गया इसी के तरीके से, अच्छा आइडिया है। और इसके बाद डेली हम लोग जो है ऐसे ही करेंगे, कुछ ऐसी लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम इनको समझेंगे। तो कल हम शून्यकाल और प्रस्ताव जो है संसद में जो प्रस्ताव आएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, आपने कुछ अच्छा सीखा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।